हेलो गाइस, दिस इज आर पी वर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ और सब्जेक्ट का नाम है इन्वायरमेंटल लॉ। जब हम इन्वायरमेंटल लॉ की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे जहन में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आते हैं। जो बच्चे आप में से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो बच्चे एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी स्ट्रीम में जहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉ है, इवन सीए सीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इन्वायरमेंटल लॉ के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत काम आते हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। आज मैं आप लोगों के साथ 3 बेसिक प्रिंसिपल्स डिस्कस करूंगा। ये 3 सामान्य सिद्धांत पर्यावरण विधि के पहला जो है वो है पूर्व सावधानी का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं प्रायर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। और दूसरा पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रदूषक भुगतान करे, ये सिद्धांत। और तीसरा लोक न्यास का सिद्धांत, यानी कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। तो चलिए बच्चों, हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रायर प्रिकॉशन प्रिंसिपल, यानी कि पूर्व सावधानी का सिद्धांत। अब देखो, नाम क्या है? प्रायर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, मतलब कुछ भी बुरा हो। अब यहां तो एनवायरमेंटल लॉ की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब एनवायरमेंट पोल्यूशन की बात हुई। तो अगर कोई भी एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को या किसी लोकल अथॉरिटी को ये पता लगता है कि यहां एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में बिना कोई देर किए हाथों हाथ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एक्शन लेना है। अब आप प्रिंसिपल का मतलब समझिएगा। पूर्व सावधानी का सिद्धांत, यानी कि रिजल्ट्स आने से पहले ही आपको सावधान हो जाना है। अब जनरली क्या होता है बच्चों, मान लीजिए मेरी कोई फैक्ट्री है और मेरे खिलाफ ये कंप्लेंट है कि साहब मेरी फैक्ट्री से एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है। तो ऑब्वियसली अधिकारी जो है वो जांच के लिए आएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जांच की जो रिपोर्ट आएगी उसमें तो कुछ टाइम लगेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कुछ टाइम लगेगा। अब अगर रिपोर्ट आ जाती है तो एक साइंटिफिकली प्रूफ हो जाएगा कि मैं पोल्यूशन कर रहा हूं, तो भाई क्यों, क्या प्रॉब्लम, फिर मुझे रोको, करवा दो मेरी फैक्ट्री बंद। लेकिन एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने, अगर आज यहां रेड पड़ती है मेरी फैक्ट्री में, अधिकारी जांच के लिए आते हैं और सैंपल लेके जाते हैं, और 10 दिन बाद रिजल्ट आता है, और 10 दिन बाद रिजल्ट ये आए कि भाई इस फला फैक्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है, तो आप बताइएगा कि मेरी फैक्ट्री जो है वो उसी दिन, जिस दिन जांच के लिए वो लोग आए हैं, उसी दिन मेरी फैक्ट्री बंद होनी चाहिए या रिपोर्ट आने के बाद होनी चाहिए? तो ऑब्वियसली आप यही कहोगे कि साहब रिपोर्ट आएगी, कंफर्म होगा, फिर उसके बाद बंद करो। लेकिन बच्चों आप यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर इन 10 दिनों के बाद रिपोर्ट ये आती है कि मेरी फैक्ट्री से कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा, लेकिन इन 10 दिनों में मेरी फैक्ट्री अधिकारी बंद करवा गए, तो इन 10 दिनों में मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो हो सकती है ना। लेकिन आप सोचिए, रिपोर्ट आने के बाद अगर रिपोर्ट में ये पता चलता है कि फैक्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा था, और रिपोर्ट आने के बाद मेरी फैक्ट्री के ताले लगे हैं, तो इन 10 दिनों में मैंने एनवायरनमेंट का जो नुकसान किया है, क्या उस नुकसान की भरपाई हो सकती है? कभी नहीं। तो बच्चों समझिएगा, पूर्व सावधानी का सिद्धांत क्या कहता है। पूर्व सावधानी का सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी कारखाने
किसी उद्योग, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े हुए काम से अगर एनवायरमेंट पॉल्यूशन का खतरा है तो बिना किसी वैज्ञानिक पुष्टि के भी सरकार तुरंत कार्रवाई करते हुए उस फैक्ट्री को, उस कारखाने को बंद करवा सकती है। इसका मतलब रिजल्ट्स आने का वेट नहीं करना, साइंटिफिकली ट्रुथ हमारे सामने आ रहा है, हमें उसका वेट नहीं करना। अगर बात एनवायरमेंट पॉल्यूशन की है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अब बच्चों, ये प्रिंसिपल जो है वो रियो डिक्लेरेशन 1992 के प्रिंसिपल 15 पर बेस्ड है। आप समझिएगा मेरी बात। 1992 में रियो डी जेनेरियो एक जगह है, आपको पता है, ब्राजील में। रियो डी जेनेरियो में इंटरनेशनल समिट, एक यूं समझ लीजिएगा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, और उसमें 27 प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट सभी कंट्रीज मिलके डिसाइड करते हैं कि साहब ये 27 बातें, ये 27 प्रिंसिपल्स हैं और इन पे इन फ्यूचर काम होगा। उसका जो 15th प्रिंसिपल है, 15वां सिद्धांत, वो आपका यही है। कौन सा? पूर्व सावधानी का सिद्धांत। तो बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्या क्वेश्चन बनते हैं? एक क्वेश्चन तो ये है कि जो पूर्व सावधानी का सिद्धांत है, इसका मतलब क्या है। दूसरा ये कि पूर्व सावधानी का सिद्धांत या जो प्रायर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, इसका सोर्स क्या है, ये आया कहां से है। तो रियो डिक्लेरेशन 1992 का प्रिंसिपल 15। और तीसरा, किस मामले में, किस इंडियन केस में फर्स्ट टाइम इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया। तो आप देखिएगा, पहले मैं आपको जो रियो डिक्लेरेशन है उसके 15 में क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। रियो डिक्लेरेशन का जो प्रिंसिपल 15 है वो ये कहता है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट द प्रिकॉशनरी अप्रोच शैल बी वाइडली अप्लाइड बाय स्टेट्स according to their capabilities, where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty, याद रखिएगा, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost effective measures to prevent environmental degradation। यानी कि रियो डिक्लेरेशन में, जिसमें इंडिया भी एक पार्ट था, हमारी सरकार भी उसका हिस्सा थी, वहां पे इस बात की घोषणा की गई कि अगर कहीं पे पर्यावरण पोल्यूशन की बात सामने आती है तो सिर्फ इस आधार पे कि भाई अभी साइंटिफिकली कुछ प्रूव नहीं हुआ है, यानी कि किसी लेबोरेटरी की रेप नहीं है, की जो है वो रिपोर्ट नहीं आई है, हम उस मामले को दबा नहीं सकते। हर हाल में स्टेट्स को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लेना होगा। अब बात करते हैं बच्चों कि इंडिया में पहला कौन सा केस था जहां इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया। तो देखिएगा, 1996 का मामला था वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल की, प्रदूषक भुगतान करे, मतलब पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। अब बच्चों, यहां पर भी मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो प्रिंसिपल है ये भी रियो डिक्लेरेशन 1992 के 16th यानी कि 16वें सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका मतलब जो रियो डिक्लेरेशन का 15th प्रिंसिपल है वो तो किसकी बात कर रहे हैं? प्रायर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की। और जो 16th प्रिंसिपल है रियो डिक्लेरेशन का, वो किसकी बात कर रहे हैं? पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल की। और मजे की बात देखिए, इन दोनों प्रिंसिपल्स को ट्रिपल पी प्रिंसिपल कहा जाता है। ट्रिपल पी प्रिंसिपल। अब ट्रिपल पी कैसे? पहले आ जाइएगा, प्रायर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हो गया ट्रिपल पी, और दूसरा पॉल्यूटर पेज
प्रिंसिपल। तो जब भी हम इन्वायरमेंटल लॉ में ट्रिपल पी प्रिंसिपल्स की बात करें तो यहाँ पे प्रायर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल भी आ जाएगा और दूसरा पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल भी आ जाएगा। अब इसका मतलब समझते हैं। तो मतलब समझने से पहले जो रियो डिक्लेरेशन 1992 है, इसका 16th प्रिंसिपल क्या कहता है, ये देखिए क्या कह रहा है। National authorities should endeavor to promote the internationalization of environmental causes and the use of economic instruments taking into account the approach that the polluter should, यहाँ से समझिएगा, the polluter should in principle bear the cost of pollution. The polluter should bear the cost of pollution. ये काम की बात है हमारे। Pollution with regard to the public interest and without distorting international trade and environment. समझिए क्या कह रहा है हमारा जो ये 16th प्रिंसिपल है रियो डिक्लेरेशन का। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कहीं ये साबित हो जाए कि भाई इस कारखाने से, इस इंडस्ट्री से, इस एस्टेब्लिशमेंट से ये पॉल्यूशन हुआ है, तो इससे जो जनता का नुकसान हुआ है, किसी भी XYZ का जिसका भी नुकसान हुआ है, उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। अब बताओ कंपनसेशन कौन देगा? ऑब्वियसली कंपनसेशन कौन देगा? जो पॉल्यूटर है, ऑब्वियसली वही देगा ना। आज अगर मेरी फैक्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है और आपका कोई नुकसान हो गया तो भाई मैं ही पे करूंगा। लेकिन वहां पे एनवायरमेंट का जो नुकसान हुआ है वो कौन पे करेगा? सरकार को उस एनवायरमेंट को रीइंस्टेट करने के लिए वहां पे जो नुकसान हुआ है वो दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार जो खर्चा करेगी भाई वो खर्चा कौन देगा? ये 16 प्रिंसिपल कहता है वो खर्चा भी पॉल्यूटर ही देगा। तो बच्चों समझिएगा, यहां पे आपको एक बात और समझनी पड़ेगी। या पॉल्यूटर का मतलब क्या है? भाई पॉल्यूटर की कोई डेफिनेशन तो है नहीं, पॉल्यूशन की डेफिनेशन है, पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन है, पॉल्यूटर की डेफिनेशन नहीं है। तो अब जनरली अपन यही मानते हैं कि साहब फैक्ट्री अगर आरपी वर्मा की है तो पॉल्यूटर भी आरपी वर्मा ही हुआ ना। लेकिन बच्चों यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिएगा कि सेक्शन 2 के अंदर जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, उसके सेक्शन 2 के अंदर जो डेफिनेशंस दी हुई है, वहां पे जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो एक डेफिनेशन आपको मिलेगी ऑक्यूपायर यानी अधिष्ठाता की। तो कहीं पे भी ऑनर वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने वर्ड यूज किया है ऑक्यूपायर। इसका मतलब मान लीजिए कि फैक्ट्री मेरी है, पर भाई मैं तो कनाडा में रहता हूं, क्योंकि कोई गरीब आदमी की फैक्ट्री तो होती नहीं है, फैक्ट्री तो पैसे वालों की होगी, और पैसे वालों को क्या पता कहाँ कहाँ रहते हैं। तो भाई मेरी फैक्ट्री और मैं तो कनाडा रहता हूं, और यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है मैंने उसको काम संभाल रखा है। अब एक बात बताओ, जब ये साबित हो जाए कि मेरी फैक्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है तो वो मुझे ढूंढेंगे या जो उस फैक्ट्री को संभाल रहा है उसी को कब्जे में ले लेंगे? तो बच्चों यहाँ पे जो फैक्ट्री को संभाल रहा है, जिसके कब्जे में पोल्यूटेंट्स मिलते हैं, भले ही वो ऑनर ना हो, उसको हम ऑक्यूपायर कहेंगे और उसी को ही लायबल मान लिया जाएगा। अब उसका काम है कि वो मुझे कहीं से ढूंढ के लेके आए, लेकिन गवर्नमेंट को मेरे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट तो कहती है यहाँ जो संभाल रहा है ना बस उसी को पकड़ो। और लास्ट में क्या होता है? फैक्ट्रियों के ताले लग जाते हैं, प्रॉपर्टी नीलाम हो जाती है। कैसे कैसे भाई, आपको कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा। तो अब अच्छे से समझ लीजिएगा, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल ये कहता है कि जो प्रदूषक है, तो यहां प्रदूषक को यानी कि पॉल्यूटेंट जो पॉल्यूटर है उसको आप ऑक्यूपायर से जोड़ लीजिएगा। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि जो भी प्रदूषक है यानी कि पॉल्यूशन फैलाने वाला, उससे ना केवल उन लोगों के लिए क्षतिपूर्ति ली जाएगी जो लोग उस पॉल्यूशन से प्रभावित हुए हैं, बल्कि उससे वो भी खर्चा लिया जाएगा जो सरकार का लग रहा है इस काम के लिए कि दोबारा ऐसा पॉल्यूशन ना हो। तो बच्चों यहां पे हमारा जो फर्स्ट केस था जिसमें पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल अप्लाई किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, उस केस का नाम याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी 1996 का ही प्रिंसिपल था, मतलब केस था 1996 का प्रिंसिपल आपका पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं लास्ट
आज का जो लास्ट प्रिंसिपल है, थर्ड प्रिंसिपल, वो है पब्लिक ट्रस्ट प्रिंसिपल। तो बच्चों एक 1997 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मैटर आया और केस आया जिसका नाम हम जानते हैं एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ। आपको पता है एनवायरनमेंट के अंदर एमसी मेहता कि कितने केसेस हमें पढ़ने को मिलते हैं। यूँ लगता है कभी कभी कि अकेले एमसी मेहता जो है उन्होंने ही हमारे इस पर्यावरण को बचाया है। तो एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ का ये जो मामला था, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि ये जो हवा है, ये जो पानी है, ये जो पहाड़ है, ये जो जंगल है, ये जो नेचुरल थिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की तो नहीं है ना, ये सारी तो जनता की है। तो फिर जनता यूज करे ना इसको, क्या प्रॉब्लम है। तो इसके सामने क्वेश्चन ये आया, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने क्वेश्चन ये आया कि अगर कोई पर्सन इन नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज करे, इनको खत्म करने की कोशिश करे, तो इस नेचुरल रिसोर्सेज को, इन नेचुरल थिंग्स को बचाने वाला कौन है। सोचने वाली बात है। मैं तो ये कह दूंगा कि साहब सरकार कौन होती है, मेरा भी तो राइट है, मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन नहीं। कमलनाथ के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो आपकी सोसाइटी दिखाई दे रही है, यानी कि ये जो आपके इंडिया के जो लोग हैं, ये जो सोसाइटी दिखाई दे रही है ना, ये जो एनवायरनमेंट है वो इस सोसाइटी के लिए है। तो इसका मतलब एनवायरनमेंट का जो यूज है वो सोशल पर्पस के लिए है, ना कि किसी इंडिविजुअल के लिए। और ये जो आपको एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है, यूं समझ लीजिएगा कि एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी है। जैसे एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी होती है और उसकी केयर टेकर्स ट्रस्टी होते हैं, तो इसका मतलब अगर आप उस प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाओगे तो ट्रस्टी सामने आ जाएंगे और वो आपको रोकेंगे। तो इसी तरह से ये सारा एनवायरनमेंट एक ट्रस्ट की तरह है। और तो द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी ट्रीटेड एज ए ट्रस्टी ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये जितना भी एनवायरनमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पब्लिक ट्रस्ट है और गवर्नमेंट इसकी ट्रस्टी है। इसका मतलब कोई भी आज के बाद ये क्वेश्चन अराइज नहीं करेगा कि गवर्नमेंट कौन होती है हमें रोकने के लिए, हम जंगल में क्या कर रहे हैं इसके लिए गवर्नमेंट हमें नहीं रोक सकती। लेकिन इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नमेंट आपको रोक सकती है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ट्रस्ट की प्रॉपर्टी बचाने के लिए एक ट्रस्टी आपके अगेंस्ट एक्शन ला सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रस्टी माना गया और ये हमारा प्रिंसिपल है, इसका नाम है पब्लिक ट्रस्ट प्रिंसिपल। केस मैंने आपको बता ही दिया, ये 1997 का केस था। केस का नाम था एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ। तो बच्चों आज मैंने आपको इन्वायरमेंटल लॉ से रिगार्डिंग 3 प्रिंसिपल बताए हैं। स्पेशली जो यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो इनको अच्छे से नोट कर लें और 1 बाय 1 इस तरह से हम और आगे कुछ प्रिंसिपल्स को देखते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।